एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। आरती भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। आरती ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझको हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? आरती भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। आरती, मैं हूँ, तुम्हारा ध्यान। हाँ आरती, मैं तुम्हारा ध्यान, कहते हुए आरती की तरफ गया। आरती मेरे लिए नहीं रुकी थी, दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। आरती और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुँची। तेज़ भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठोका, अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की है ये। भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बात तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे, ज़रूरी थोड़ी ही बिल्ली ही होगी। आरती बोली, तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। आज आएगा ध्यान तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। आरती भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फ़ोन कर ध्यान को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊँगा, नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार फ़ोन कर लिया, लेकिन वो उठा नहीं रहे। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूँगी, आरती ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तो एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। आरती ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि आरती को मेरा नंबर याद रहता है। वह अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर। घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरी जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाली गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होने का भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी
एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर गाड़ी का एक दरवाज़ा अर्ध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था। मैं जानता था कि मेरी पत्नी आरती कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया, नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाकों में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीनों को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ आरती और माँ दोनों को मेरा इंतज़ार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी थी। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्यान यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? रोहन ने शरारती अंदाज में कहा। रोहन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वह बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन रोहन तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रोहन ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते रोहन ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से रोहन की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, आरती से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है, ये दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी ही दूर गए थे कि रोहन का सैंड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। आरती को मैसेज करते हुए लिखा,
अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और आरती को सेंड कर दिया। तब भी आरती को यकीन नहीं आया, क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था, पुरानी फ़ोटो भेजकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था, तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो आरती का मैसेज आ गया। मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूँगी, टाइम मिलेगा तो। नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। आरती का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में? थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि ध्यान आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से ख़त्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से ही अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह? माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो। आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है। कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा। माँ को मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती थी आंखें मूंदने का। गाना सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। आरती ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब आरती ने माँ के फ़ोन से फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी को जानने के लिए इसके दूसरे पार्ट को सुनें, और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।